भाई ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑलरेडी हमारा बहुत सारा सिलेबस हो चुका है और जो नया टाइम टेबल बना है और स्कूल्स को पढ़ना शुरू करिए, उसमें आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। स्कूल्स में जितने भी मैंने नोट डाउन करवा दिए हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो जिसके पास है उनसे ले लीजिए। वो स्कूल्स आपको पढ़ने ही हैं और स्कूल्स के डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट पर भी होता है तो उसमें अगर आप लोगों को राइटर्स के नाम नहीं पता है तो आप लोग गलत लिखेंगे। और मैंने बार बार आप लोगों को समझाया है कि राइटर्स के हिसाब से आप लोग स्कूल्स याद करिए। एक चार्ट बनवाने का भी मैंने आपको बोला था कि एक चार्ट बना लीजिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो फिर आप लोग प्रॉब्लम आपको आएगी। इसलिए अभी से आप स्कूल्स वाला पोर्शन अच्छे से कवर करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लीगल पर्सन के बारे में। ये मैंने इसके नोट्स भी रेडी कर दिए हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे नोट्स भी मैं आज आपसे शेयर भी कर लूंगी। क्योंकि क्या होता है आप लोग बुक से पढ़ते हैं तो बुक में बहुत सारा है, वो बहुत सारा का पढ़ने में आप उतना भी नहीं पढ़ेंगे। तो आज ये पीडीएफ में आपको शेयर करूंगी, इस पीडीएफ से आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। देखिए जैसे कि सभी को शायद स्क्रीन दिख रहा है। जैसे क्या होता है अभी हम लोग सीपीसी पढ़ रहे हैं, आप सभी को समझ आ रहा होगा कि सिविल राइट्स मतलब मुकदमा चलाने का अधिकार है ना। अब मुकदमा चलाने का अधिकार क्या विधिक व्यक्ति को ही है, और फिर विधिक व्यक्ति कौन है ये बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने कहा एक 2 साल के बच्चे का क्या ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जाकर केस चला ले? नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। पर क्या अगर उसके अधिकारों का वायलेशन होता है तो क्या वो केस लगाने का राइट रखता है? तो डेफिनेटली वो लीगल पर्सनालिटी है, और अगर उसके अधिकारों का वायलेशन हुआ है तो उसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति उसके फेवर में केस लगा सकता है। अभी सीपीसी में ये पोर्शन पढ़ना बाकी है, अभी हमें पढ़ेंगे हम लोग ये। तो यहाँ पर लीगल पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाना इसलिए जरूरी है कि बात ये होती है कि क्या व्यक्ति लीगल पर्सनालिटी में आता है, और अगर लीगल पर्सनालिटी है तो उसके क्या अधिकार हैं, और कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो लीगल पर्सनालिटी विधिक व्यक्तित्व में शामिल है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आप देख पा रहे होंगे। विधिक व्यक्ति की प्रथा का उदय रोम में हुआ। विधिक व्यक्ति सब व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सब मुकदमा चलाने या चलवाने के योग्य नहीं होते। अभी हमने देखा इंसॉल्वेंसी, डेथ हो जाना, या कोई पागल शिशु, क्या कंडीशन है, क्या क्या चीजें हैं, कितने अधिकार हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं, ये सब चीजें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से एप्लीकेबल है। न्यूयॉर्क में की विधि के अनुसार जन्म केद वाला एक प्रकार के मत को ही दिया है। फिर कई जगहों पर अनबोर्न चाइल्ड को विधिक व्यक्ति माना है, कई जगह पर अनबोर्न चाइल्ड को नहीं माना है। फिर डेड पर्सन को क्या विधिक अधिकार है, जिसकी डेथ हो चुकी है क्या उसे है? इस तरह की कई सारी चीजें हैं। फिर मानव समूह को या फर्म को मूर्ति निर्जीव पदार्थ को विधिक व्यक्तित्व माना गया है। मध्य युग तक पक्षी और पशु को भी यूरोप में अपराधी के रूप में दंडित किया जाता था। मतलब आप इन लोग ये देखिए कि पशु को भी दंडित किया जाता था कोर्ट के द्वारा। मतलब मनुष्य अगर पशु को भी दंडित कर रहा है तो पशु में और मनुष्य में कितना फर्क है, एक एनिमल के और ह्यूमन बीइंग के मेंटल लेवल में कितना डिफरेंस है। देन ये चीजें कैसी हुई, ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम इन चीजों को जब पढ़ते हैं हम ये समझते हैं कि लॉ में किस तरह से चेंजेस हुए हैं, विधि किस तरह से बदला है, अधिकारों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, आपके दायित्वों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं। अब अगर हम एक एनिमल के ऊपर किसी तरह की ऑब्लिगेशन डाल दें कि उसे इस तरह से बिहेव करना है तो क्या ये पॉसिबल है? और फिर अगर वो उस तरह से बिहेव ना करे तो हम उस पर मुकदमा चला दें,
किसी कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया, कुत्ते के मालिक पे केस चलेगा या कुत्ते पर चलेगा? डेफिनेटली आज की डेट में जब हम टॉर्ट्स में पढ़ते हैं तो मालिक पर चलेगा। तो इस तरह से ज्यूरिस्प्रूडेंस, हमें ये स्टडी, ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम इन सभी चीजों की स्टडी करते हैं कि किस तरह से चीजों में बदलाव भी हुआ है ना। जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा तो वैदिक व्यक्तित्व, ज्यूरिस्टिक पर्सन या लीगल पर्सनालिटी अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें ये क्लियर करता है कि वैदिक व्यक्ति कौन, क्या सिर्फ हम इंसान, क्या हम सिर्फ वैदिक व्यक्ति में हम ही लोग आते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई मूर्ति, कोई ट्रस्ट या कोई समुदाय या कोई बॉडी, ये लोग भी वैदिक पर्सनालिटी में आते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब इसका जो एक सिंपल सा जो चीजें हैं वो आप लोग सब देख सकते हैं। जो सभी के पास अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस का बुक है तो देखिएगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि पर्सन शब्द जो है वो पर्सनालिटी से आया है, जिसका कि लैटिन शब्द होता है पर्सोना, उससे हुआ है। और पर्सोना का मतलब कि कोई जब पहले के टाइम में अलग अलग कैरेक्टर को जो प्ले किया जाता था, उस हिसाब से जो रोल प्ले करते थे, ये उससे रिलेटेड था। The word person is derived from the Latin word persona, which means a mask worn by actors while playing different roles in drama. Until 16th century, the word was used to show the part played by a man in life. After this, it started to be used in the sense of the living being capable of having rights and duties. Clearly यहाँ पर mention कर दिया गया है कि किन लोगों के लिए इसे use किया जाने लगा। Those are having rights and duties. Now it used in different sense in different disciplines. In modern time, the word has been used in the wider sense. It includes not only human beings but also associations, gods, idols, corporations, etc. as well. But there may be living persons who are not treated as a person in law because they are not capable of having rights and duties, such as slaves and slaves, समझते हैं ना, दास, slaves, and in Hindu law an ascetic sannyasi who has renounced the word leave for from the home. देखिए अब यहाँ पर लीगल कॉन्सेप्ट क्या है ये मैटर करता है। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्शन हमने देख लिया कि जनरल कॉन्सेप्शन क्या है कि इस तरह की भाई आपके हिंदू लॉ में सन्यासी को या दास को अधिकार नहीं है। आज की डेट में इस तरह की चीजें हैं क्या? नहीं, ये एक कॉन्सेप्शन पुराना है जिसमें कि ये माना जाता था कि भाई जो लोग ऑलरेडी संसार त्याग चुके हैं उनका अधिकार नहीं है, उन्हें किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना। तो बट अगर हम सीपीसी या सीआरपीसी की बात करें तो इस तरह की चीजें एप्लीकेबल उन पर भी नहीं होती हैं आज की डेट में। डेफिनेशन देखिएगा, इसमें डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स, अ पर्सन इन, देखिए मैंने बार बार कहा इसलिए इस बार मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डेफिनेशंस को मेंशन किया है। जब भी कोई आंसर आप लिखते हैं आप लोगों को यहाँ डेफिनेशन वाला पार्ट कवर करना है विथ जूरिस्ट। जैसे कि सालमन ने क्या कहा है, अ पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regards as capable of rights and duties. Any being that is so capable is a person, where a human being or not, and not being that is not so capable is a person even though he be a man. कोई भी ऐसा व्यक्ति और व्यक्ति नहीं भी है, पर अगर वो किसी तरह के अधिकार रखता है तो वो यहाँ पर लीगल पर्सनालिटी में आता है। Secondly, he defines the person as a subject or bearer of rights. Gray, according to Gray, a person is an entity to which rights and duties may be attributed. तो यहाँ पर कई सारे ऐसे डेफिनेशंस हैं जो कि किसी अस्तित्व के बारे में बात करते हैं और उस अस्तित्व के साथ हमें ये समझना है कि क्या उनके विधिक अधिकार हैं, विधिक कर्तव्य हैं और उनका कोई एग्जिस्टेंस है, उनका कोई अस्तित्व है। अगर ये चीजें हैं तो डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि वह व्यक्ति विधिक व्यक्ति की कैटेगरी में आता है। जैसे कि सिंपल एक लाइन ऊपर मेंशन थी, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जिसे मुकदमा या वाद लाने का अधिकार है वह व्यक्ति विधिक व्यक्ति में शामिल है, लीगल पर्सनालिटी में शामिल है।
अब यहाँ पर विधिक व्यक्ति कितने प्रकार के हैं, इसमें सेक्शन 11 भी मैंने शामिल किया है, आप लोग देखिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी, टर्म पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ द पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉन। याद रखिएगा इस डेफिनेशन को, इवन लीगल पर्सनालिटी में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, व्यक्ति के प्रकार कौन कौन से होंगे? 1 नेचुरल पर्सन एंड लीगल और आर्टिफिशियल और ज्यूरिस्टिक पर्सन। अब नेचुरल पर्सन कौन हुआ? प्राकृतिक व्यक्ति। व्यक्ति के प्रकार में हम लिखेंगे प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति कौन? प्राकृतिक व्यक्ति में हम लोग अ नेचुरल पर्सन इज अ पर्सन इन लीगल मीनिंग, one has its own legal personality, individuals, living human being, हम सब इसमें आते हैं। नेचुरल विधिक व्यक्ति कौन? जो कि जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, मानव जिसे कि हम बोलेंगे। अब मनुष्य में भी he must be living human being, he must be recognized by the state as a person, and he must not be a slave in the absolute control of his boss or master or otherwise civilized, that as a monk who has renounced the world। यहाँ पर इस चीज को, ये एक जनरल कॉन्सेप्शन या अवधारणा है एक नेचुरल पर्सन के बारे में। अगर हम इस पर लॉ को एप्लीकेबल करें तो हम लॉ की तरफ से अगर देखें, विधि के अनुसार देखें, तो कौन से व्यक्ति? प्राकृतिक व्यक्ति वो जो प्रत्येक जीवित व्यक्ति जिसके की कुछ अधिकार हैं, जिनके की कुछ कर्तव्य हैं और विधि की दृष्टि से उसे व्यक्ति माना जाना चाहिए। अब परंतु इस संदर्भ में अनबोर्न चाइल्ड और मृत व्यक्ति को विधिक व्यक्ति से पृथक विचार किया जाना आवश्यक है। दो चीजों को हाईलाइट कर लीजिएगा, इस नोट्स में भी, पीडीएफ में भी इन चीजों को मैंने ऐड किया है। अनबोर्न चाइल्ड के लिए अभी तक क्लियर ओपिनियन नहीं है कि उसे किस कैटेगरी में रखा जाए। आप लोगों में से अर्शिया है क्या अभी ग्रुप में, मीटिंग में? यस मैम। अर्शिया, मुझे बता पाओगे अनबोर्न चाइल्ड के लिए हमने हिंदू लॉ में कुछ पढ़ा था, थोड़ा बहुत भी कुछ याद है तुम्हें? यस मैम, हिंदू लॉ के लिए ऐसा था कि मेंटेनेंस के ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर अनबॉर्न चाइल्ड है तो भी हम उसको मेंटेनेंस, अगर वो भी मेंटेनेंस के लिए राइट रखता है, ऐसा कुछ। यस, मतलब कि हिंदू लॉ में अनबोर्न चाइल्ड की स्थिति को हमने ये माना है कि वो है, वो एग्जिस्ट करता है। और उसमें भी अगर आपको याद हो तो मंथ वाइज हमने देखा था कि आफ्टर 6 मंथ्स तो उसकी कंडीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। स्पंदन गर्भा एक शब्द अगर याद हो किसी को, मैंने बताया था। तो यहाँ पर कई चीजें ऐसी है जो क्लियर नहीं है। बट अगर हम हमारे यहाँ की लॉ की बात करें तो हमारे यहाँ पर्सनल लॉज में अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ अलग अलग लॉज में अलग अलग चीजें हैं। पर अगर नेचुरल व्यक्ति की बात करें हम, मतलब प्राकृतिक व्यक्ति की अगर बात करते हैं, तो अजन्मे बालक मतलब अनबोर्न चाइल्ड के लिए क्या है, जैसे कि एक कैनेडियन वाद में क्या बोला गया कि किसी तरह का फिजिकल डिफॉर्मिटी अगर है तो उसे क्षतिपूर्ति दिलाई गई, ये मानकर कि उसका एग्जिस्टेंस था, है ना। और इसी के साथ अब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, किसी महिला के गर्भ में कोई बच्चा है और अगर उस बच्चे को किसी व्यक्ति की सिविल रॉन्ग या किसी तरह का कोई भी टॉर्ट्स में जो आते हैं उसमें अगर किसी तरह का कोई ऐसा सिविल रॉन्ग किया गया है और उसके गर्भ में जो बच्चा है उसे अगर किसी तरह का डैमेज होता है तो क्या कंपनसेशन दिया जाना चाहिए? इसके लिए केस का नाम लिख लीजिए आप, वॉकर वर्सेस, ये इसी से रिलेटेड जो अभी मैंने कहा, वॉकर वर्सेस ग्रेट नॉर्थ रेल कंपनी ऑफ आयरलैंड। ये बाहर के भी केस हम यहाँ पर सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। वॉकर वर्सेस ग्रेट नॉर्थ रेल। यस मैम, केस का नाम रिपीट कर दीजिए। वॉकर वर्सेस ग्रेट नॉर्थ रेल कंपनी ऑफ आयरलैंड। 1890 का ये केस है आयरलैंड का। इसमें क्या हुआ था, एक अनबोर्न चाइल्ड को क्षति हुई
और उस केस जब केस उसके बाद उसे वो किसी तरह का फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ उसने जन्म लिया, माँ ने ये केस लगाया, तो यहाँ पर ये माना गया कि उसके कंपनसेशन के लिए कि बिकॉज ऑफ द किसी व्यक्ति किसी और के एक्ट के कारण उससे ये डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर जब ये केस लगाया गया तो कोर्ट ने उस अनबोर्न चाइल्ड को लीगल पर्सनालिटी माना और उस कंपनसेशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसे ये माना गया, उस व्यक्ति अजन्मे बालक को विधि के अंतर्गत व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, बट आयशर वाला जो अभी इससे पहले केस देखा उसमें नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ओपिनियन है कि गर्भस्थ शिशु जो पेट में है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है। एक और केस लिखना है इसमें, मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। सिविल सूट में ही वॉज द लीगल पर्सनालिटी, इवन ही वॉज अनबोर्न चाइल्ड था, बट पर्टिकुलर इस केस में उसे लीगल पर्सनालिटी माना गया। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ जहाँ हमारे यहाँ पर जो टीपी एक्ट है, मतलब संपत्ति विधि जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टी विधियां जो हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, उसमें अनबोर्न चाइल्ड को लीगल पर्सनालिटी माना जाता है। देखिए, लीगल पर्सन, ह्यूमन बींग्स, कॉरपोरेशन सोल। कॉरपोरेशन डेफिनेटली अगर कोई कॉरपोरेट है, जैसे मान लीजिए कि किसी कॉरपोरेशन, कोई कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड है, प्रॉपर है, तो अब यहाँ ऑटोमेटिकली उनके राइट्स है। कोई एक कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पार्टी कौन बनाया जाएगा, किसे बनाया जाएगा, कंपनीज को बनाया जाएगा। कंपनीज अगर है और उनके यहाँ पर राइट्स का वायलेशन हुआ है तो अब उसका कंपनसेशन लेने का राइट उन्हें है, मतलब कि वो कंपनी क्या है, लीगल पर्सनालिटी है। कॉरपोरेशन एग्रीगेट्स सोलो है तो भी है, कई लोगों के साथ है तो भी है, डेफिनेटली उसका वो राइट है। लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न पर्सन, जो कि अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पर इसमें अगर केस नहीं हो तो मैंने जो केस आपको लिखवाए हैं वो केस आप लोग डेफिनेटली लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, लीगल स्टेटस ऑफ डेड मैन, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, यहाँ पर डाइसी और ह्यूज ये दो जुरिस्टिक लोग हैं, जुरिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मींस यहाँ पर इन लोगों का ऐसा मानना था। देखिए, यहाँ पर कुछ चीजों के लिए क्या होता है, कई तरह के ओपिनियंस आते हैं। जैसे कि आपने स्कूल्स पढ़े थे, उन स्कूल्स को पढ़ के आपने क्या सीखा होगा, हर एक स्कूल को बिलोंग करने वाले जुरिस्ट के अपने कुछ कुछ ओपिनियंस हैं, है ना। उन ओपिनियंस के साथ जो लोग उसे फेवर करते हैं और कई बड़ा एक ग्रुप हो जाता है, मतलब ये मान लिया जाता है कि वो एक विचारधारा है, मतलब एक वो स्कूल है। इसी तरह जैसे कि मैंने कहा कि अनबोर्न चाइल्ड की क्या स्थिति है, या लीगल स्टेटस ऑफ डेड मैन, क्या एक मृत व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है, क्या हमारे यहाँ पर एक मृत व्यक्ति की संपत्ति मीन्स उसकी संपत्ति से रिलेटेड उसके राइट्स नहीं बचते हैं। अभी यहाँ स्टार्टिंग में आप लोग देखिए, डेड मैन इज नॉट अ लीगल पर्सन, एज सून एज अ मैन डाइज ही ceases to have a legal personality. Dead men do not remain as barriers of rights and duties. It is said that they have laid down their rights and duties with their death. Action personals merger cum persona, ये एक तरह का मैगजीन है। Action dies with the death of a man. With death, personality comes to an end. A dead man ceases to have any legal right or bounded by legal duties. But अब अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो क्या इसमें आप मेंशन करिएगा आईपीसी का सेक्शन 297 लिख लिया सभी ने, आईपीसी का सेक्शन 297। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी मृत व्यक्ति के अधिकार नहीं है, तो क्या उसकी डेड बॉडी के साथ किसी भी तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा?
उस व्यक्ति के मरने के पहले अगर उसने वसीयत बनाई है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ ये उसका अधिकार है, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, कि उसने जो विल बनाया है उस विल के अनुसार ही उसकी संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चाहे उसकी मृत्यु हो चुकी है ये हमारे यहाँ रूल। दोनों में आप ये देख सकते हैं, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। आईपीसी का सेक्शन 297 इंडियन पेनल कोड आल्सो प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर द कमिटिंग क्राइम व्हिच अमाउंट्स टू इंडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉर्प्स। द क्रिमिनल लॉज प्रोवाइड्स दैट द इम्प्यूटेशन अगेंस्ट अ डिसीज्ड पर्सन, अगर किसी भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता मृत व्यक्ति की, और किसी व्यक्ति के धर्म को अपमानित करने के आशय से किसी व्यक्ति के शव की अवहेलना करना दंडनीय अपराध है। अब अगर हम ये बोलें कि भाई डेड पर्सन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उसके शव का कोई अस्तित्व है या नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पर 297 हमें प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हम अगर बात करें कि किसी व्यक्ति, देखिए इसमें केस का नाम लिखिए, फोस्टर वर्सेस डॉड, फोस्टर वर्सेस डॉड, और एक और केस का नाम लिखिए पंडित परामंद कात्रा, पंडित परामंद कात्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि गरिमामयपूर्ण और शिष्टता के साथ केवल जीवित व्यक्ति को ही यह अधिकार नहीं है, अपितु मृत शरीर को भी प्राप्त है। और इस तरह अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा भी दी गई है, तो क्योंकि उसे फांसी मिला है मीन्स कि वो ऑफेंडर था और उसने पनिशमेंट लिया गया है, तो भी उस व्यक्ति के शरीर को मीन्स डेड बॉडी को आप उपेक्षित, निग्लिजेंसी नहीं कर सकते। उसके धर्म के अनुसार उस व्यक्ति की शरीर को जो भी उसके अंतिम क्रियाकर्म है वो होना चाहिए। इसी तरह एक और केस इसमें देखो, आश्रय का अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आश्रय का अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2002 का ही है ये केस। लो, अगर कोई रोड पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसका कोई घर नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई आश्रय नहीं है, अब अगर वो सड़क पर भी पड़ा है, तो यहाँ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका प्रॉपर अंतिम क्रियाकर्म किया जाए। मतलब यहाँ कुल मिला के यहाँ आपको ये देखना है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो क्या यहाँ पर उस व्यक्ति की कोई अधिकार नहीं है? नहीं, उसकी डेड बॉडी का भी ये राइट है कि उसे प्रॉपर मैनर में या उसके धर्म के अनुसार उसके जो भी अंतिम क्रियाकर्म है वो होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पर मैंने 2-3 केस आप लोगों को लिखवाए हैं, ये केस लोग आप लिख लीजिएगा। देखिए इसका एक प्रॉपर सिनॉप्सिस भी किस तरह से बनता है कि आप लीगल पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे, थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे, हिस्ट्री के साथ आप उसमें कुछ चीजों को मेंशन करेंगे, जैसे डेफिनेशन हमने देखी, देन लीगल पर्सनालिटी को आप डिफाइन करेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसके बाद आप यहाँ क्लियर करेंगे अनबोर्न चाइल्ड को, डेड पर्सनालिटी मीन्स डेड पर्सन, और एक और इसमें आता है एनिमल्स, लीगल स्टेटस ऑफ लोअर एनिमल्स। यहाँ पर ये क्लियर है आज की डेट में एनिमल्स की क्या कंडीशन है कि क्या उन्हें लीगल पर्सनालिटी माना गया है। तो यहाँ हमारे यहाँ अगर हम लॉ की बात करें तो क्लियरली ये है, आप लोगों ने एक शब्द याद हो किसी को, विकोरियस लायबिलिटीज, याद है किसी को? किसमें पढ़ा था? और किसी को याद है विकोरियस लायबिलिटीज का सिद्धांत, प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत? नहीं याद है तो रिकॉल कर लो, टॉर्ट्स में आपने पढ़ा था फर्स्ट सेम में, जिसमें कि स्वामी के ऊपर क्या दायित्व आते हैं। तो अगर जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पर अगर हम किसी एनिमल की बात करते हैं तो डेफिनेटली आज की डेट में हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई लॉ नहीं है जिसमें कि किसी पशु को या एनिमल को हम लीगल पर्सनालिटी माने। पर अगर किसी व्यक्ति का वो है, मतलब उस पर किसी का आधिपत्य है या उसका कोई स्वामी है, कोई ओनर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर विकोरियस लायबिलिटी उस
ऑनर पर एप्लीकेबल होगा और वो उसके किए हुए एक्ट के लिए लायबल होगा। मैंने जैसे कहा कि कुत्ते ने काटा, अब अगर कुत्ते का मालिक है तो उस मालिक पर हम केस लगाएंगे, ना कि उस कुत्ते पर। ठीक है, इसी तरह की कोई और आपका कोई एनिमल है जो किसी का बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, नुकसान कर देता है, तो उस नुकसानी के लिए हम केस किस पर लगाएंगे? उसके स्वामी पर लगाएंगे, उसके ओनर पर लगाएंगे और उस व्यक्ति पर नहीं। तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक और चीज इसमें समझना, डबल पर्सनालिटी। डबल पर्सनालिटी समझते हो क्या होती है? जैसे कि एक व्यक्ति किसी कंपनी का डायरेक्टर है, सेम टाइम में वो खुद भी एक पर्सन है। ठीक, अब बीइंग डायरेक्टर वो एक अलग पर्सनालिटी है, बीइंग पर्सन वो एक अलग पर्सनालिटी है। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में उसने कोई एक्ट किया है। एज ए डायरेक्टर अगर वो फ्रॉड करता है तो उस पर एज ए डायरेक्टर उसे उस पार्ट पर, उस लीगल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उस पर केस फाइल किया जाएगा। और बीइंग पर्सन अगर वो करता है, जैसे कि वो किसी की मृत्यु कारित करता है, तो उस व्यक्ति पर केस चलाया जाएगा। और अगर एज ए डायरेक्टर वो कोई फ्रॉड करता है तो एज ए डायरेक्टर उस पर केस चलाया जाएगा, उस कंपनी के ओनर के अकॉर्डिंग उस पर केस चलाया जाएगा। उसे कहा जाता है डबल पर्सनालिटी। एक व्यक्ति एक समय में कई सारे रोल प्ले करता है, तो यहाँ पर किस पोजीशन पे रहकर उसने कोई एक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उस पर केस फाइल किया जाएगा। यहाँ पर डेफिनेटली हम क्या देख रहे हैं कि व्यक्ति मतलब लीगल पर्सनालिटी कौन, जिसे कि मुकदमा चलाने का अधिकार है या जिसके ऊपर चलाए जाने का अधिकार बनता है। तो इस तरह आपका चाहे वो कॉरपोरेशन सोल हो, चाहे वो एग्रीगेट हो, हमारे यहाँ इन सभी को हमने लीगल पर्सनालिटी माना है। एक और चीज इसमें लिख लीजिए, आइडियल्स, देव प्रतिमा। इसमें केस का नाम लिख लो भाई, विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी। विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी। यहाँ आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ ना कि आप चीजें कोरिलेट किया करिए, तो कोरिलेट करने में अगर किसी को भी याद आ रहा हो यहाँ पर, तो मैंने आप सब लोगों को समझाया था जब हमने सीपीसी पढ़ना शुरू किया था, तो सिविल केस के बारे में हमने पढ़ा था कि सिविल केस या सिविल नेचर के कौन कौन से केस आते हैं। तो कोई देव प्रतिमा, याद आया किसी को कि देव प्रतिमा में अगर कोई केस लगाया जा सकता है क्या? पॉलिटिकल कंडीशन को लेकर, जाति को लेकर, या कोई गुरु ग्रंथ साहिब, किसी होली बुक को लेकर, तो क्या इनके बिहाफ पर केस लगाया जा सकता है क्या? ये सब शायद आप लोगों को याद हो। ये सब याद करिए, इन सभी चीजों को। ज्यूरिस्प्रूडेंस और सीपीसी टॉट्स ये सब कुछ लगभग सिमिलर है, मींस यहीं से हम लोग कोरिलेशन बहुत अच्छे से इनका कर सकते हैं, रिलेवेंट कर सकते हैं। और जब आप इसको रिलेवेंट करते हैं तो आपके लिए समझना इजी हो जाता है। अब जैसे मैंने एक केस बोला, विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी वर्सेस विद्यानिधि तीर्थ स्वामी। इसका AIR आप लिखिए, 1914 का है ये, 1914 का। यहाँ पर किसी व्यक्ति देवमूर्ति को लीगल पर्सनालिटी माना गया है इस केस में, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि देवमूर्ति आइडियल जो है क्या वो लीगल पर्सनालिटी है। तो अब हम सीपीसी में वो चीजें हम रिकॉल करेंगे कि क्या ये सिविल नेचर में आता है, तो यस ये सिविल नेचर में है। अब अगर ये सिविल नेचर का सूट है, मतलब यहाँ पर उनको ये अधिकार है कि वो किसी अपने जो भी राइट्स का वायलेशन हुआ है उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं, मतलब मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब अगर आप केस फाइल कर सकते हैं मीन्स यू आर अ लीगल पर्सनालिटी। लीगल पर्सनालिटी चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो। अब सिंपली ये है कि नेचुरल कौन से हैं, हम वी पीपल में भी अनबोर्न चाइल्ड को हमने उस कैटेगरी में रखा है। समवेयर हमने डेड पर्सनालिटी को भी रखा है, कहाँ, जहां उसके शव की बात होती, तो वहां पर भी हमने 297 आईपीसी का जो सेक्शन है उसमें हमने इवन उसको स्टडी किया, पढ़ा। इसी के साथ देव प्रतिमा हुआ, या जिन लोगों को चाहे वो कॉर्पोरेट हो, सोल कॉर्पोरेट हो और एग्रीगेट हो, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके पास ये राइट है कि वो उसके राइट्स का वायलेशन होने पर उसके बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है, सिविल केस लगा सकता है, तो यहाँ पर उसे हम लीगल पर्सनालिटी या विधिक व्यक्तित्व की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये सीक्वेंस में आई थिंक बहुत सिंपल सा है, इजी है, याद रहेगा सभी को कि कौन कौन लीगल पर्सनालिटी में आते हैं।
नेचुरल, आर्टिफिशियल, अनबोर्न चाइल्ड, स्टेटस ऑफ डेड मैन या डेड पर्सनालिटी, और एनिमल, आइडियल्स, और इसके अलावा वो सभी जो कि विधिक अधिकार रखते हैं सिविल सूट फाइल करने का या उनके राइट्स का वायलेशन होने पर कोर्ट से रिलीफ मांगने का। क्लियर? किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीपक समझ में आया? दीपक पटेल? समझ में आया सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें कुछ थ्योरीज भी दी हैं, तो वो थ्योरीज आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब क्या कैसा है, फिक्शन है। अब फिक्शन जैसे कि अब मैं ये हम लोग ज्यूरिस्ट का अलग अलग ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट है। जैसे कि अब मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं अनबोर्न चाइल्ड तो होना ही नहीं चाहिए, है ना, तो उस पर बहुत सारे डिस्कशन हो गए कि अनबोर्न चाइल्ड को अगर हम लोग ये मान ले कि वो लीगल पर्सनालिटी है तो कैसे, उसका तो जन्म ही निश्चित नहीं है, तो एक तरह का फिक्शन हुआ ये तो इस तरह के कुछ ज्यूरिस्ट ने अलग अलग ओपिनियन दिए हैं, वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। इतना भी अगर याद रहता है तो इनफ है कि कौन कौन लीगल पर्सनालिटी में आते हैं, कौन नहीं आते हैं। अब क्योंकि ये तर्क और वितर्क का मामला है ना, तर्क वितर्क का कैसे कि अनबोर्न चाइल्ड का स्टेटस कैसे क्लियर नहीं है कि उसका जन्म होगा, यही निश्चित नहीं है, तो हम उसे अधिकार कैसे दे दें? क्या जरूरी है वो जन्म लेगा? हो सकता है वो मृत हो या मिसकैरेज हो जाए। तो इस तरह के कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन चीजों पर अलग अलग डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर उन चीजों को अलग अलग थ्योरीज हैं ज्यूरिस्ट की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग जितना अभी पढ़ा है उतना भी अगर आप एक प्रॉपर सिनॉप्सिस के साथ नोट्स बनाते हैं तो लीगल पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? इसमें मैं थ्योरीज के आपको नाम बोल देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इंटरेस्ट रहे तो थोड़ा सा पढ़िएगा, और अगर पढ़ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी। इसमें एक थ्योरी है फिक्शन की थ्योरी। जैसे मैंने बताया फिक्शन मीन्स कैसा कि हम किसी चीज को एक दिमाग में लेकर बैठते हैं कि विदिक पर्सनालिटी नाम की कोई चीज है, लीगल पर्सनालिटी नाम की कोई चीज है, तो ये हमने हमारी एक कन्वीनियंस के हिसाब से हमने इस चीज को बना लिया कि हाँ ये हमारा कन्वीनियंस है, हमारे दिमाग का फिक्शन है। इसी तरह एक थ्योरी है आपका रियलिस्टिक थ्योरी। अब रियलिस्टिक थ्योरी को जो ज्यूरिस्ट सपोर्ट करते हैं उनका क्या मानना है कि एग्जैक्टली ये चीज है, डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग अगर पर्सन हैं देन वी हैव राइट्स एंड ड्यूटीज, और हम लोग सूट भी फाइल कर सकते हैं। फिर एक आपका थ्योरी है कंसेशन थ्योरी। कंसेशन थ्योरी में कुछ ज्यूरिस्ट का ऐसा मानना है कि हमने समवेयर ये एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी को जिस तरह से हमने लीगल पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर दिया है, ये हमने एक तरह का कंसेशन दिया है उन्हें, मतलब हमने एक तरह की रियायत दी है कि हाँ अगर हम लोग मिलकर, बनाने वाले कौन है, हम ही लोग हैं, अगर हम लोग मिलकर ही किसी एसोसिएशन को बनाते हैं देन हम ही उसे एक तरह का राइट दे देते हैं। डेफिनेटली बनाने वाले हम हैं, कोई और तो है नहीं। मीन्स हम ही लोग उसे ये अधिकार दे देते हैं कि उसके पास भी कुछ अधिकार हैं, और जब हम उन्हें वो अधिकार देते हैं मीन्स हम अपने ही कुछ अधिकार उनमें शामिल कर देते हैं। गलत तो है नहीं, डेफिनेटली यही होता है। ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट, निगम बनाने वाले कौन है? डेफिनेटली नेचुरल पर्सनालिटी। वही नेचुरल पर्सनालिटी मिलकर एक और पर्सनालिटी को बना दिया जिसे कि हमने नाम दे दिया आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, बट स्टिल इट इज ऑल्सो लीगल पर्सनालिटी। समझिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आए, सिंपल है ना। हम ही लोग बनाते हैं कॉर्पोरेशन, हम ही ने उसे एक और नाम दे दिया आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, और उसे हमने राइट्स दे दिए, है ना। क्यों? क्योंकि विधि भी हमें इस चीज के लिए अलाउ करता है। तो इस तरह से कई सारे आपके सिद्धांत है। और इसमें एक और है पर्पस थ्योरी। पर्पस थ्योरी के पीछे पर्पस क्या है? ताकि हमारे जितने भी राइट्स हैं उन राइट्स को हम सिक्योर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए हमने अपनी ही बनाई हुई संस्थाओं को भी आर्टिफिशियल पर्सनालिटी का नाम दे दिया और उन्हें क्या कर दिया, लीगल पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है देन डेफिनेटली उसका अगर कोई राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए भी हम उसे प्रोटेक्ट कर सके और उसके बिहाफ पर रिलीफ ले सके। तो इस तरह की कुछ थ्योरीज भी हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ें उसे, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। लीगल पर्सनालिटी वाला चैप्टर आपका खत्म होता है, इसे एक बार रीड करिएगा। किसी को भी कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आता है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को?
Anyone can answer me? Yes, ma'am. थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, कभी भी हो, आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं कन्वीनियंस के हिसाब से कॉल कर लूंगी, ठीक है? थैंक यू।